राजस्थान बीपीएड एमपीएड एमसीक्यूज की जो हमारी सीरीज चल रही थी, उस सीरीज का ये 13वां वीडियो है। आज हम बात करेंगे एथलेटिक्स इवेंट्स, उनके रूल्स और ये जो एमसीक्यूज हैं उन सभी का ये पहला पार्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको एग्जाम में इस सेक्शन के देखने को मिलेंगे। तो बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 400 मीटर दौड़ में धावक को अपनी गति को कैसे नियंत्रित करना चाहिए। 400 मीटर रेस की बात हो रही है और अपनी जो स्पीड है उसको मेंटेन कैसे करना चाहिए, उसको मैनेज कैसे करना चाहिए दौड़ने वाले एथलीट को। करेक्ट आंसर हो जाएगा पहली और अंतिम 100 मीटर पर स्पीड को बढ़ा देनी चाहिए। देखिए ऐसे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे जिसमें आपको अपना थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना है। आपको क्या करना है, स्पीड को इंक्रीज कर देना है पहले 100 मीटर और लास्ट के 100 मीटर में। उससे क्या होगा, आपकी जो स्पीड है वो मैनेज हो जाएगी और आपका जो कंट्रोल है वो आपको मैच जिता सकता है। 4x100 मीटर रिले दौड़ में धावकों के बीच बैटन कब पास किया जाता है। देखिए 4x100 का मतलब हो गया 4 खिलाड़ी दौड़ेंगे और हर एक खिलाड़ी 100 मीटर दौड़ेगा। ये सारे जो 4 प्लेयर हैं ये मिलकर 400 मीटर दौड़ेंगे। अब इसके अंदर क्या होता है, एक बैटन होती है, इस तरीके से एक बैटन होती है, उसको पास करना पड़ता है। एक प्लेयर ने 100 मीटर दौड़ा और उस प्लेयर ने अब दूसरे प्लेयर को वो बैटन एक्सचेंज कर दिया, पास कर दिया। दूसरे ने तीसरे को और तीसरे ने चौथे को। एक और आपसे पूछ सकते हैं, जो चौथा प्लेयर है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एंकर रनर। ध्यान रखना अगर पूछ लें तो। इसमें हमसे पूछा गया है कि जो बैटन पास करते हैं 4x100 में, ये कहाँ पर पास करते हैं, कब पास करते हैं, तो ये करते हैं स्टार्टिंग लाइन पर। जब आपका 100 मीटर स्टार्ट होने वाला हो हर एक प्लेयर का, उससे पहले बैटन एक्सचेंज जोन होती है, उसके अंदर बैटन को क्या किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। उससे बाहर अगर आप एक्सचेंज करोगे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। उस एक्सचेंज जोन के बाहर आप क्या नहीं कर सकते, बैटन को एक्सचेंज नहीं कर सकते। मैराथन दौड़ की लंबाई कितनी होती है। मैराथन दौड़ की एक स्टैंडर्ड लंबाई है, वो आपको मिलेगी 42.195 किलोमीटर। ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड हुई थी 1924 के ओलंपिक्स। 200 मीटर स्प्रिंट में धावक को किस प्रकार की पोजीशन में शुरुआत करनी चाहिए। ये जो स्प्रिंट रेसेज हैं ये आपकी आएंगी 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर। स्प्रिंट का मतलब बहुत कम समय में आप कोई दौड़ पूरी करते हो, उसको स्प्रिंट रेसेज हम बोलते हैं। ध्यान में रखना है 100, 200, 400 की बात हो रही है। इसमें 200 मीटर के बारे में पूछा गया है कि पोजीशन की जो शुरुआत है वो कैसे करनी चाहिए, तो वो आपकी रहेगी क्राउच पोजीशन, झुकी हुई पोजीशन रहती है, उसको हम क्राउच स्टार्ट बोलते हैं। ये 3 टाइप का होता है। एक होता है बुलेट स्टार्ट, इसको बंच स्टार्ट भी बोलते हैं। एक होता है इलोंगेटेड और तीसरा होता है मीडियम स्टार्ट। 3 टाइप के स्टार्ट आपको देखने मिलेंगे। बंच स्टार्ट में और इलोंगेटेड स्टार्ट में फ़र्क आ जाता है। जैसे कि बुलेट स्टार्ट या फिर बंच स्टार्ट है, उसमें आपका इस तरीके से होता है एक ब्लॉक। ब्लॉक में आपके जो पैरों की पोजीशन है उसके ऊपर डिसाइड होता है। बुलेट स्टार्ट में पैरों की पोजीशन में गैप कम होगा, मीडियम में वो गैप थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मान लीजिए ये गैप यहाँ पर। और इलोंगेटेड में लंबे जो एथलीट्स होते हैं उनके लिए होता है इलोंगेटेड, एक पैर यहाँ पर और एक पैर, दोनों पैर यहाँ पर लगे हुए रहते हैं। जैसे ही रेडी गो की कमांड होती है या फिर गन का फायर होता है, उस पर क्या करना होता है, दौड़ना होता है। ये इस तरीके से होते हैं। इनको अगर आपको पूछें तो क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग ब्लॉक्स। इनको स्टार्टिंग ब्लॉक्स बोला जाता है। ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखना है। क्राउच स्टार्ट की 3 पोजीशन है, इनसे कोई क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, 800 मीटर दौड़ को किस प्रकार की दौड़ मानी जाती है। 800 मीटर की जो दौड़ है उसको हम मिडिल डिस्टेंस की कैटेगरी के अंदर लेकर आते हैं, क्योंकि जैसे कि हमने देखा था 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर, इनको तो हमने स्प्रिंट रेसेस के अंदर देखा है। 800 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर, ये सारी हमारी मिडिल डिस्टेंस रेसेस के अंदर आती हैं। इसके बाद में लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस आ जाएंगी, मैराथन आ जाएंगी। इसमें आपको ध्यान में रखना है 800 मीटर को हम कौन सी टाइप में कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट है, लंबी दौड़ में सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग की बात हो रही है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, ये हमसे पूछा गया है। राइट आंसर होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
जब आप लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस करते हो। तो प्रोटीन आपको क्या करेगा, आपकी बॉडी जब थक गई हो, आपकी बॉडी को जब आराम चाहिए, उस टाइम पे आपके जो मसल्स के टिश्यूज़ फट जाते हैं उनको ठीक करने का काम करता है प्रोटीन। नेक्स्ट है, पुरुषों की 400 मीटर हर्डल्स दौड़ में हर बाधा की ऊंचाई कितनी होती है। 400 मीटर हर्डल्स की बात हो रही है, किनकी, मेंस कैटेगरी के अंदर। तो उसकी हमसे हाइट पूछी गई है, वो हाइट आपको मिलेगी 0.914 मीटर या फिर 91.4 सेंटीमीटर। दोनों ही तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 400 मीटर हर्डल की अगर बात करें तो आपको पता होगा जो स्टैंडर्ड ट्रैक है वो 400 मीटर का होता है, उसमें हर्डल्स लगी हुई रहती हैं। हर्डल्स का मतलब इस तरीके से ये इसके ऊपर से आपको जंप करना पड़ता है, ये हर्डल्स होती हैं। अभी जो हर्डल है 400 मीटर में इसकी हाइट 91.4 सेंटीमीटर या फिर 0.914 मीटर देखने को मिली। 100 मीटर स्प्रिंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण मांसपेशियां कौन सी होती हैं। 100 मीटर स्प्रिंट की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट मसल्स आपकी बॉडी के अंदर कौन सी होनी चाहिए। तो आपकी जो जांग की मांसपेशियां हैं, थाई की जो मसल्स हैं, वो जितनी ज़्यादा मजबूत होंगी 100 मीटर स्प्रिंट में आप उतना ही अच्छा एफर्ट लगा सकते हो, क्योंकि आपको पैरों की ताकत से लगभग 9.5 मिनट से लेकर 9.30 से लेकर 11 या 12 सेकंड तक ही ताकत लगानी पड़ती है। वो ताकत आपकी कैसी होनी चाहिए, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ मतलब एक बार में ही आप ज़्यादा ताकत लगा पाओ। वो आपको 100 मीटर जो स्प्रिंट 200 मीटर स्प्रिंट है उसके लिए थाई की मसल्स आपकी सबसे ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ताकत आपकी लगाएंगी उस इवेंट के दौरान। किस प्रकार के दौड़ में धावक को लेन बदलने की अनुमति नहीं होती। लेन होती है, देखिए आपको मैं बता दूं, ये जो 400 मीटर का ट्रैक है, ऐसे ट्रैक होता है, उसके अंदर ऐसे लेन बनी होती है। इस लेन के अंदर खिलाड़ियों को दौड़ना पड़ता है। ये लाइन नहीं है, लेन ही है, LANE। तो ये आपको मिलेगी 100 मीटर के अंदर। 100 के साथ साथ आपको ये मिलेगी 200 मीटर के अंदर, 400 मीटर के अंदर। इन सभी में क्या होगा, खिलाड़ी अपने लेन में ही दौड़ सकता है, लेन को वो क्रॉस नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, लाइन भी कट नहीं। नेक्स्ट है, किस दौड़ में अधिकतम स्टेमिना की आवश्यकता होती है। मैक्सिमम स्टेमिना की बात हो रही है। स्टेमिना की जगह आपको एक और वर्ड देखने को मिल सकता है, वो है एंडोरेंस। एंडोरेंस स्टेमिना को ही बोलते हैं। एंडोरेंस थोड़ा सा टेक्निकल आ गया, एग्जाम में आए तो ध्यान रखना। तो वो आपको मैराथन के लिए मिलेगी, क्योंकि लंबे टाइम तक जब आपको दौड़ना है तो आपको अब क्या चाहिए, एंडोरेंस चाहिए, आपका स्टेमिना ज़्यादा होना चाहिए। बाकियों के अंदर भी स्टेमिना चाहिए, लेकिन लंबे समय तक नहीं चाहिए। मैराथन में आप 42.195 किलोमीटर दौड़ोगे, उसमें अगर आपके पास एंडोरेंस की एबिलिटी नहीं है तो आप नहीं दौड़ पाओगे। सबसे तेज 200 मीटर स्प्रिंट करने का समय क्या है। 200 मीटर स्प्रिंट का रिकॉर्ड हमसे पूछा गया है, तो वो है 19.19 सेकेंड्स। किसका है, हुसैन बोल्ट का, वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनका। 100 मीटर स्प्रिंट का भी उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। नेक्स्ट है, 1500 मीटर दौड़ को सामान्यतः क्या कहा जाता है। 1500 मीटर जो दौड़ होती है, जैसे कि फौज पुलिस भर्ती में 1600 मीटर दौड़ाते हैं, लेकिन इंटरनेशनल इवेंट्स में 1600 मीटर या फिर 1600 मीटर की दौड़ नहीं होती, 1500 मीटर होती है। इसको हम बोलते हैं मैट्रिक माइल रेस। ये ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1500 मीटर दौड़ को आप क्या बोलोगे, वो बोलोगे आप मैट्रिक माइल रेस। 100 मीटर दौड़ में कितने स्टार्टिंग ब्लॉक्स होते हैं, तो वो आपको मिलेंगे 8। अब ये आप 1 2, अगर यहाँ पे 3 ऑप्शन होता तो वो आप कर देते, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्टार्टिंग ब्लॉक्स कितने होंगे, एक स्टैंडर्ड ट्रैक के अंदर वैसे तो 10 लेन होती हैं। ये ट्रैक आपका है, इसके अंदर 10 लेन होंगी। यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे 10 खिलाड़ी दौड़ सकते हैं, लेकिन एक बार जब इंटरनेशनल कोई इवेंट होगा तो एक बार में 8 ही दौड़ेंगे। अब 8 खिलाड़ी दौड़ने वाले हैं, कौन सी रेस, 100 मीटर की रेस। 100 मीटर की स्प्रिंट रेस 8 खिलाड़ी दौड़ेंगे। हर एक खिलाड़ी को क्या चाहिए, स्टार्टिंग ब्लॉक चाहिए। अब वो जो स्टार्टिंग ब्लॉक है उसकी संख्या पूछी थी, तो वो 8 ही होगी, क्योंकि 8 खिलाड़ी हैं, 8 लेन हैं। तो ये थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा था, ध्यान में रखना, ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं। हर्डल रेस में बाधाओं की कुल संख्या कितनी होती है। हर्डल्स की बात हो रही है, और हर्डल्स की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था इस तरीके से एक हर्डल्स रहती हैं, उनको पार करके हमें रेस को कंप्लीट करना होता है। ये आपकी 10 रहती हैं, 10 हर्डल्स होती हैं। अगर कोई भी हर्डल का इवेंट है उसके अंदर 10 हर्डल का यूज़ किया जाता है। अलग अलग हमारे सामने क्वेश्चंस आएंगे,
उन सभी को हम देखेंगे। आपके एथलेटिक्स इवेंट से रिलेटेड लगभग सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। 5000 मीटर दौड़ को किस प्रकार की दौड़ माना जाता है? तो 5000 मीटर की दौड़ की बात हो रही है, इसको हम लॉन्ग डिस्टेंस कैटेगरी के अंदर लेकर आते हैं। 4x400 मीटर रिले दौड़ में कुल कितने धावक होते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपका नहीं देखा हुआ रहेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। 4x400 है, इसका मतलब 400 मीटर की दौड़ पूरी करेंगे कितने खिलाड़ी? 4 खिलाड़ी। यहाँ पर आपको दे रखा है हाउ मैनी रनर्स, 4 खिलाड़ी रहते हैं, 2 एक्स्ट्रा भी रहते हैं, लेकिन 4 खिलाड़ी उसके अंदर दौड़ते हैं। 100 मीटर स्प्रिंट में शुरुआती पोजीशन क्या होती है? स्टार्टिंग पोजीशन के बारे में पूछा गया है 100 मीटर में, तो वो आपकी क्राउचिंग पोजीशन रहेगी। क्राउच स्टार्ट रहेगा। 3 टाइप है, ये मैंने बताया था, बंच स्टार्ट, मीडियम स्टार्ट और इलोंगिट्यूड स्टार्ट। ये 3 टाइप के स्टार्ट होते हैं क्राउच पोजीशन में, जो हम स्टार्टिंग ब्लॉक से शुरू करते हैं। 400 मीटर रिले दौड़ में टीम के 4 सदस्य में से प्रत्येक कितनी दूरी तक दौड़ते हैं? देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन में 400 मीटर रिले दे रखा है। 400 मीटर रिले कोई भी दौड़ नहीं होती, एक तो होती है 4x100, एक होती है 4x400। अब अगर हम इसको 4x400 लेकर देखें तो 400 तो कोई भी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 4x100 अगर लेके देखें तो 4x100 हो जाएगा 400 मीटर। इस तरीके से इस क्वेश्चन में हम पहुंच सकते हैं। 4x100 का हमारे पास 400 जब मिल गया, इसका मतलब हर एक खिलाड़ी 100 मीटर दौड़ेगा, तो ये हमारा आंसर 100 मीटर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपको पूछें तो उनके लिए भी आप तैयार रहिए। कौन सी दौड़ को स्टीपल चेज कहा जाता है? स्टीपल चेज कौन सी दौड़ को बोलते हैं? वो हम बोलते हैं 3000 मीटर हर्डल्स को। 3000 मीटर की जो रेस होती है उसको स्टीपल चेज बोलते हैं। इसके अंदर कितने हर्डल्स होती हैं? 35 हर्डल्स आपको देखने को मिलती हैं। 3000 मीटर जो हर्डल होती है या फिर स्टीपल चेज होती है, उसके अंदर आपको जो वाटर हर्डल्स हैं वो भी देखने को मिलती हैं। वाटर हर्डल्स होंगी और नॉर्मल हर्डल्स भी होती हैं। नॉर्मल कितनी होंगी? 28। वाटर की कितनी होंगी? 7। टोटल कितनी हो गई? 35। टोटल 35 हर्डल्स हमें स्टीपल चेज में देखने को मिलती हैं। आगे क्वेश्चन आएंगे तब क्लियर हो जाएगा, लेकिन स्टीपल चेज से आपको ध्यान में रखना है। मैराथन के दौरान धावकों को कितनी बार हाइड्रेशन की आवश्यकता होती है? हाइड्रेशन का मतलब H2O या फिर आप पानी से ले सकते हो। पानी हमें उनको देना पड़ता है क्योंकि खिलाड़ी जब दौड़ते हैं पानी की कमी होती है, स्वेट की वजह से पसीना निकलता है, तो पानी की उनको नीड होती है। उसके लिए उनको हर 5-7 किलोमीटर में, 5-7 किलोमीटर ये निश्चिंत नहीं है, 5-7 किलोमीटर मतलब वो थोड़ा सा दौड़ें, बीच बीच में हमारे वाटर पॉइंट्स बने हुए रहते हैं ताकि उनको एनर्जी मिलती रहे मैराथन रनिंग के दौरान। 10,000 मीटर दौड़ में कुल कितने लैप होते हैं? 10,000 मीटर दौड़ की बात हो रही है, लैप की संख्या हमसे पूछी है। अब ये जो ट्रैक है आपका एथलेटिक्स का जहाँ पर खिलाड़ी दौड़ते हैं, ये 400 मीटर का रहता है। ऐसे क्वेश्चन आए तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के इनको कर सकते हो। अब 10,000 मीटर है, इसमें आप 4 का भाग दे दीजिए, आपका आंसर आएगा 25 लैप आपको देखने को मिली। कोई भी रनिंग का इवेंट है उसमें आपको 400 का भाग देना है। 1500 का आपसे पूछ सकते हैं, उसमें आपको 400 का भाग दे दीजिए, है ना। यहाँ पर 400 का भाग देना कैसे आपको, यहाँ पर भी आपको 400 का भाग, ये आ गया 3 चक्कर पूरे, और कितना आ जाएगा, कितना मीटर बच गया? 300 मीटर। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 5000 मीटर का भी आपको, उसको भी आप क्लियर कर दोगे, 2 से 2 गया और 4 से इसको डिवाइड कर दोगे। ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होना है। 400 मीटर दौड़ को किस प्रकार की दौड़ माना जाता है? तो यह आपकी आ जाएगी शॉर्ट डिस्टेंस या फिर स्प्रिंट रेसेज। दोनों ही नाम आपको देखने को मिल सकते हैं, क्लियर करना है इसको। 100 मीटर दौड़ में धावक के पास कितने सेकेंड्स होते हैं फॉल्स स्टार्ट से बचने के लिए? 100 मीटर रेस की बात हो रही है और फॉल्स स्टार्ट अगर हो गया है उससे बचने के लिए आपके पास कितना टाइम रहेगा? 0.1 सेकेंड। बहुत ही कम टाइम रहता है। फॉल्स स्टार्ट से आपको बचना है। 0.1 सेकेंड से आप क्या हो सकते हो? बाहर हो सकते। 800 मीटर दौड़ में कितने राउंड होते हैं? तो 2 राउंड होंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तरीका मैंने आपको बताया था। राउंड या लैप आपको पूछ सकते हैं। 400 से आपको डिवाइड कर देना है, आपका आ जाएगा। ट्रैक पर 200 मीटर दौड़ में धावकों को कौन सी लेन में दौड़ने की अनुमति दी जाती है? 200 मीटर की बात हो रही है, ये हमने देखा भी था। स्प्रिंट रेसेस के अंदर धावक अपनी अपनी
लेन के अंदर ही दौड़ते हैं। रनर्स स्टे इन देयर ऑन लेन्स, खुद की लेन के अंदर ही दौड़ना होता है, वो अपनी लेन को क्रॉस नहीं कर सकते। 3000 मीटर स्टीपल चेज दौड़ में कितने पानी के अवरोध होते हैं, ये हमने देख भी लिया था, समझा था कि 3000 मीटर की जो स्टीपल चेज होती है टोटल इसके अंदर 35 हर्डल्स होती हैं। पानी की इसके अंदर मिलेंगे आपको 7 और 28 आपको नॉर्मल हर्डल्स देखने। 3000 मीटर स्टीपल चेज के अंदर कुल कितनी बाधाएं होती हैं। अब हमसे टोटल पूछ लिया तो टोटल आपके पास 35 हर्डल्स या फिर 35 ऑब्स्टेकल्स देखने को मिलते हैं। दोनों ही नाम आपको देखने को मिलेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। इस दौड़ में सबसे अधिक मानसिक सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। ग्रेटेस्ट मेंटल एंडोरेंस की बात हो रही है तो वो आपको मैराथन के अंदर चाहिए। देखिए, आपका जो शरीर है, आप फिजिकली तो थकते हो, लेकिन जब आप कोई फिजिकल इवेंट करते हो, मैराथन करते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हो, सबसे इम्पोर्टेंट आपका मेंटल एंडोरेंस है। अगर आप दिमाग से हार गए तो उस दौड़ को आप कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाओ। नेक्स्ट टाइम अगर आप कभी दौड़ना चाहो, कहीं रनिंग में आप पार्टिसिपेट करना चाहो, तो मेंटली आपको स्टेबल रहना है। आपका जो शरीर है, आपकी जो बॉडी है, वो आपको बोलेगी कि अब हमें रुक जाना चाहिए, क्योंकि बॉडी को जब जोर आता है तो वो जोर करना नहीं चाहती, ताकत नहीं लगाना चाहती, हमारी ये नेचुरल मैकेनिज्म है। लेकिन बॉडी की बात को ना मान के आप मेंटली अपने आप को उस लेवल पर लेकर चले जाते हो कि मुझे कंटिन्यूस काम करते चले जाना है। एक लेवल के बाद बॉडी फिर आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगी। इसके लिए आपकी मेंटल एंडोरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस दौड़ को मिडिल डिस्टेंस कहा जाता है। ये आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। इसमें 800 मीटर को मिडिल डिस्टेंस कहा जाएगा, 100 और 400 तो शॉर्ट डिस्टेंस या फिर स्प्रिंट रेसेस के अंदर आ जाती हैं। मैराथन आपकी आ जाएगी लॉन्ग डिस्टेंस। लंबी कूद में छलांग की दूरी को कैसे मापते हैं। डिस्टेंस की बात हो रही है किसके अंदर, लॉन्ग जंप में। उसको मापने के लिए हम जहाँ से जंप करते हैं उस जगह से लेकर लैंडिंग के सबसे नज़दीकी बिंदु तक, जैसे कि ये टेक ऑफ बोर्ड है, यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक जंप किया है, तो इसको और इसके बीच में हम इसको मेजर करते हैं। आपका शरीर का कोई भी पार्ट, बॉडी पार्ट, अगर आपकी उंगली, पैर, हाथ, ये स्टार्टिंग जो लाइन है, जो स्टार्टिंग ब्लॉक या फिर जिसको हम टेक ऑफ बोर्ड बोलते हैं, आप इसको बोलोगे टेक ऑफ बोर्ड। आगे क्वेश्चंस आएंगे उसमें और हम क्लियर कर लेंगे। टेक ऑफ जो बोर्ड होता है वहाँ से हम मेज़र करेंगे। और ये आपका जो जंपिंग पिट है, ये मिट्टी का होता है, सैंड पिट इसको बोलते हैं, इसके बीच में हम मेज़र करेंगे। तो ये आपका पहला पॉइंट है और ये आपका स्टार्टिंग। ऊंची कूद में धावक की कोशिशों की संख्या कितनी होती है। हाई जंप की बात हो रही है, तो हाई जंप में कितने अटेम्प्ट्स मिलते हैं एक जंपर को, तो इसके अंदर मिलेंगे हर ऊंचाई के लिए 3 प्रयास, 3 अटेम्प्ट मिलेंगे आपको हर हाइट के लिए। आपकी हाइट मान लो आपको कूदना है 5 फीट 6 इंच, इसके लिए आपको 3 अटेम्प्ट्स मिलेंगे। 3 अटेम्प्ट में आपको उस हाइट को क्लियर करना है। ट्रिपल जंप में कुल कितने चरण होते हैं, तो ट्रिपल का नाम है तो उसमें 3 फेजेज आपको देखने को मिले। इसमें पहला होगा हॉप, दूसरा होगा स्टेप और लास्ट का होगा जंप। इस तरीके से ये 3 क्या होंगे आपके फेज होंगे। सबसे पहले आप हॉप करोगे, जिस पैर से आप जंप करते हो उस पैर से आपको जंप करना है। दूसरे में स्टेप, उसी लेग का यूज़ करके आपको स्टेप करना है। और लास्ट में आपको जंप करना है, इसमें सेम लेग रहेगा, इसमें आप लेग या फिर पैर चेंज कर। हाई जंप में किस तकनीक का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। हाई जंप की बात हो रही है और टेक्निक हमसे पूछिए कि सबसे ज़्यादा जो यूज़ करने वाली टेक्निक है वो कौन सी है, वो आपकी फॉसबेरी फ्लॉप टेक्निक है, वो यूज़ करते हैं। फॉसबेरी एक प्लेयर रहे हैं, उन्होंने इस टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया था ओलंपिक्स में, उस टेक्निक का यूज़ करते हैं। ट्रिपल जंप में हॉप किसके द्वारा किया जाता है, ये क्वेश्चन आ गया। तो ये जो प्रमुख आपका पैर है उसी से हॉप होगा। यहाँ पर हमने लास्ट में देखा भी है, देख लीजिए, हॉप, स्टेप और जंप। हॉप, स्टेप, जंप में सबसे पहला जो हॉप है वो आपका जो लीडिंग फुट है, सबसे आगे वाला फुट है जिससे आप जंप करते हो, उसी से हॉप हमें करना पड़ता है। 3 नाम है, तो इन नामों को आपको ध्यान में रखना। लंबी कूद में धावक के पास कितने प्रयास होते हैं। लॉन्ग जंप के अंदर अटेम्प्ट्स की बात हो रही है, तो इसके अंदर भी 3 अटेम्प्ट्स आपको मिलते हैं। 3 अटेम्प्ट्स में आपको उस डिस्टेंस को क्लियर करना होता है। लंबी कूद में धावक को किस समय फाउल माना जाता है। जंपर को हम फाउल कब डिक्लेयर करेंगे, उसको फाउल कब हम कंसिडर करेंगे लॉन्ग जंप में, तो वो करेंगे टेक ऑफ बोर्ड को ओवर स्टेप करना। सिंपल सी बात है, इससे आपको कूदना है और यहाँ पर अगर आप इसको
ओवर स्टेप कर देते हो, इस लाइन को आप काट देते हो, तो आपको फाउल करार दिया जाएगा। वैसे 3 अटेम्प्ट इसके अंदर की हमने। पोल वोल्ट में लैंडिंग एरिया जो है उसको क्या कहते हैं? पोल वोल्ट सबसे पहले तो आपको बता दें, बहुत ऊंचा सा यहाँ पर एक हर्डल होती है, पोल एक होता है, पोल की हेल्प से इसको पार करना होता है। इस गेम के सबसे जो ज़्यादा फेमस खिलाड़ी हैं वो आर्मंड डुप्लांटिस हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। उन्होंने अब की बार जो पेरिस ओलंपिक हुआ था उसके अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। अगर आपको करंट अफेयर्स में पूछे तो ध्यान में रखना है। अब उस एरिया को क्या बोलते हैं? जैसे कि यहाँ से ये जो पोल है इसके ऊपर से जब कोई खिलाड़ी जाके और सामने की साइड में नीचे कूदता है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे वोल्टिंग पिट। वोल्टिंग पिट बोलते हैं, ध्यान में रखें। हाई जंप में बार की ऊंचाई को कब बढ़ाया जाता है? हाई जंप की बात हो रही है, बार होती है हाई जंप के अंदर, तो ये पोल नहीं होता, ऐसे एक बार रहेगी और ये पोल है, एक यहाँ पर ये बार पड़ी रहती है। उसकी हाइट को हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं। यहाँ पर बढ़ाने के लिए इनको आप ऊपर खिसका सकते हो पोल्स को दोनों साइड से। अब आप इसको कब ऊपर इंक्रीज करोगे, बढ़ाओगे? तो हर सफल कूद के बाद, आफ्टर एवरी सक्सेसफुल जंप, जब आप जंप कर लेते हो सक्सेसफुली तब आप इसको ऊपर बढ़ा सकते हो। क्योंकि मान लीजिए जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 5.5 फीट आप कूद गए, 5.5 इंच जब आप कूद जाते हो उसके बाद में नेक्स्ट आपको मान लीजिए मिल गया 5.8, उसके बाद में 6 फीट मिल गया। इस तरीके से आप अपनी हाइट को इंक्रीज करोगे। कब करोगे? जब आपने उस हाइट को क्लियर कर लिया हो। लंबी कूद में हैंग तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? हैंग की बात हो रही है और लॉन्ग जंप में पूछा है, तो ये हवा में स्थिरता बनाए रखने के लिए, मेंटेन स्टेबिलिटी इन द एयर, ये हैंग टेक्निक होती है। लॉन्ग जंप में ये यहाँ से आप जंप करते हो और ये मान लीजिए यहाँ पर जंप करना है, ये मिट्टी का सैंड पिट है, बहुत सारी मिट्टी यहाँ पर पड़ी रहती है, इसके मेजरमेंट में आगे आएंगे तब देख लेंगे। इसमें हैंग में मेंटेन करते हैं हवा के अंदर, जितना वो हैंग करेंगे हवा में रहेंगे उतना ही वो आगे जंप कर पाएंगे, अपने आप को आगे धकेल पाएंगे, इसलिए हैंग टेक्निक यूज़ की जाती है लॉन्ग जंप में। पोल वोल्ट में एक फाउल कब माना जाता है? पोल वोल्ट में फाउल मानते हैं जब जो बार है वो गिर जाती है, जैसे कि हमने लास्ट में देखा था इस तरीके से, और ये पोल होता है उसमें ये बार है, ये अगर गिर जाएगी तो उसको हम फाउल मानेंगे। ऊपर एक रॉड पड़ी रहती है, वो गिरनी नहीं चाहिए। लंबी कूद में टेक ऑफ बोर्ड की चौड़ाई कितनी होती है? ये कई बार पूछ लेते हैं। टेक ऑफ बोर्ड मैंने आपको समझाया है, जहाँ से खिलाड़ी टेक ऑफ करता है, जंप करता है। जंप करने का मतलब है इस तरीके का एक बोर्ड होता है, खिलाड़ी इसके ऊपर पैर रखेगा और सामने जंप करेगा। सामने ये मैंने आपको बताया था इस तरीके से मिट्टी का, और इसमें जंप करना होता है। इसकी चौड़ाई हमसे पूछी है टेक ऑफ बोर्ड की, ये आपकी 20 सेंटीमीटर। पोल वोल्ट में धावक को कितनी बार कूदने का मौका मिलता है? तो ये 3 बार मिलता है। सभी गेम्स के अंदर जो जंपिंग इवेंट है आपको 3 टाइम्स मिलेंगे या फिर 3 अटेम्प्ट्स आपको मिलते हैं उस पर्टिकुलर हाइट को या फिर डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ट्रिपल जंप में स्टेप चरण के दौरान धावक का कौन सा पैर जमीन पर होता है? ट्रिपल जंप के बारे में देखा था हमने, हॉप, स्टेप और जंप। इसमें वही पैर होगा जो हॉप में उपयोग हुआ था, ये मैंने आपको बताया भी था, समझाया भी था वहाँ पर कि पहला पैर जो आपको स्ट्रॉन्ग लेग है उससे आप हॉप करोगे, उसके बाद में उसी पैर का यूज़ करके आप स्टेप करोगे और फिर आप दूसरे पैर का यूज़ करके जंप कर सको। 3 स्टेप होते हैं ट्रिपल जंप में। लंबी कूद में किस तकनीक का उपयोग सबसे अधिक होता है? ये होता है हैंग और रनिंग। हैंग आप करते हो, जैसे कि हमने समझा है, हवा में आप रुकते हो उसको हैंग बोलते हैं, और दौड़ते हो। रनिंग और हैंग का सबसे ज़्यादा यूज़। हाई जंप में बार को कितनी बार पार करना होता है? हाई जंप में हर सफल कूद के बाद आप पार कर सकते हो। आपका जो एक सक्सेसफुल जंप है वो आपको नेक्स्ट जंप के लिए तैयार करता है। कितने भी बार आप इसको क्लियर कर सकते हो, जितना आप कूदना चाहो हाई जंप में, जितनी आप डिस्टेंस कवर करना चाहो उतनी। ट्रिपल जंप में हॉप चरण के दौरान धावक का शरीर किस स्थिति में होता है? तो वो आपका वो अपराइट कंडीशन में आएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, क्योंकि सबसे पहले आपने हॉप किया है, फिर स्टेप किया है, फिर आपने जंप किया है। हॉप में आप थोड़ा सा झुके रहते हो, थोड़े से सीधे रहते हो, वो आपका अपराइट कंडीशन। भाला फेंक में भाले का सही कोण क्या होता है? जेवलिन थ्रो का करेक्ट एंगल हमसे पूछा गया है। तो कई बार हम 45 डिग्री को बता देते हैं, लेकिन वो नहीं होता। एक्चुअल में आपका 30 से 36 डिग्री होना चाहिए।
45 to 50 अगर होगा तो वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर नहीं कर पाएगा। जैसे कि मान लीजिए 45 हुआ, 45 ऐसे होकर और यहाँ पर 30 से अगर 36 डिग्री होगा तो ये 30 डिग्री होगा लगभग, तो ये आपकी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। लंबी कूद में सही लैंडिंग जो एरिया होता है उसकी सीमा क्या होती है? लॉन्ग जंप की बात करी थी, आपको ये टेक ऑफ बोर्ड है उससे यहाँ पर अब ये जो एरिया है इसके बारे में पूछा गया। इसकी जो साइज़ है वो आपकी रहेगी 2.75 मीटर से लेकर 3 मीटर तक ये हो सकता है। क्या पूछा है आपसे? लैंडिंग एरिया पूछा है, लैंडिंग एरिया की रेंज पूछी है। नेक्स्ट है, डिस्कस थ्रो में धावक के लिए सबसे अच्छा रनअप क्या होता है? बेस्ट रनअप की बात हो रही है डिस्कस थ्रो में, तो वो आपका रहेगा 5 से 7 मीटर। डिस्कस थ्रो में वजन की लिमिट हमसे पूछी गई है, पुरुष और महिला दोनों की बतानी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 किलोग्राम तो पुरुषों के लिए और 1 किलोग्राम महिला। लगभग लगभग क्या, पूरा आधा ही होता है महिलाओं के लिए, 2 किलोग्राम मेंस और 1 किलोग्राम। हाई जंप में रनअप की सामान्य दूरी कितनी होती है? हाई जंप के लिए पूछा गया है। स्टैंडर्ड जो रनअप डिस्टेंस है वो आपका होगा 10 से 15 मीटर। डिस्कस थ्रो में थ्रोइंग सर्कल का व्यास कितना होता है? इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है, कई बार पूछा गया। तो डिस्कस थ्रो का जो व्यास है वो आपका रहेगा 2.5 मीटर, डायमीटर रहता है। थ्रोइंग सर्कल की बात हो रही है, डिस्कस थ्रो की बात नहीं हो रही। जो आप डिस्क का यूज़ करते हो उसकी बात नहीं हो रही, थ्रोइंग सर्कल की हम बात कर रहे हैं। उसका जो डायमीटर है वो 2.5 मीटर होता है, ध्यान में रखना है इसको। भाला फेंक में सही भाले का वजन क्या होता है? वेट पूछा है हमसे जैवलिन थ्रो का, तो ये आपका रहेगा 800 ग्राम मेंस के लिए और 600 ग्राम वुमेंस के लिए। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 100 मीटर की दौड़ में प्रारंभिक स्थिति में धावक की स्थिति क्या होती है? रनर्स की पोजीशन पूछी गई है 100 मीटर स्प्रिंट में, तो ये तो हमने कई बार क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, ये सही होना चाहिए आपका। शुरुआत के ब्लॉक्स पर आपकी स्थिति होनी चाहिए, पोजिशनड ओनली ऑन द स्टार्टिंग ब्लॉक्स। स्टार्टिंग ब्लॉक, जो ब्लॉक्स आपके स्टार्टिंग में होते हैं स्प्रिंट रेसेस को स्टार्ट करने के लिए, 3 टाइप्स हैं। उन तीनों टाइप्स को अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट में आप बताइए कि वो तीनों टाइप्स कौन कौन से। 100 मीटर हर्डल दौड़ में हर्डल की संख्या कितनी होती है? तो वो संख्या आपको 10 ही मिलेगी। हर्डल की कोई भी रेस हो उसके अंदर आपको 10 हर्डल्स ही देखने को मिलती। 200 मीटर स्प्रिंट में धावक की शुरुआती गति किस प्रकार मापी जाती है? तो वो आप मापते हो स्टार्टिंग ब्लॉक से। स्टार्टिंग ब्लॉक पे जितना आप फोर्स लगाते हो उतनी ही आपकी क्या रहेगी, इनिशियल स्पीड अच्छी रहेगी। इनिशियल स्पीड जो, या फिर सबसे पहले जो आपकी स्पीड होती है, शुरुआती जो गति होती है उसको बोलते हैं। आपने बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया अपने पैरों से स्टार्टिंग ब्लॉक्स पर, उतनी ही स्पीड आपको ज़्यादा मिलेगी। अगर हम स्प्रिंट रेसेस की बात करते हैं 100 मीटर, 200 मीटर या फिर 400 मीटर। स्टैगर का उपयोग किस प्रकार की ट्रैक इवेंट्स में सबसे आम है? स्टैगर के बारे में पूछा गया है। सबसे पहले तो हम स्टैगर को समझेंगे, स्टैगर होता क्या है। सबसे पहले स्टैगर का एक फॉर्मूला होता है, उससे हम समझेंगे। अब देखिए स्टैगर क्या होता है, हम कैसे यूज़ करते हैं, उससे आप इसको अगर समझोगे तो समझ जाओगे। स्टैगर सबसे पहले देखिए, ये जो हमारा एथलेटिक्स का ट्रैक होता है ये रेक्टेंगल शेप में नहीं है, ओवल शेप में है। ओवल शेप में जब कोई भी ट्रैक होगा तो जो सीधी जो दौड़ है वो तो आप कर लोगे, सीधी दौड़ के अंदर 100 मीटर आएगी। 100 मीटर के अंदर कोई भी कर्व नहीं होता। ये जो आप कर्व देख रहे हो, ये दोनों कर्व दोनों साइड होते हैं। ये जो कर्व हैं, इन कर्व्स के लिए जो खिलाड़ी हैं 100 मीटर से ज़्यादा दौड़ेंगे तो उनको कम से कम एक कर्व तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। अगर ज़्यादा इवेंट दौड़ते हैं जैसे कि 200 मीटर के बाद 400 मीटर, 800 मीटर, तो कई बार इन कर्व्स का आपको चक्कर लगाना पड़ता है। 100 मीटर में स्ट्रेट होता है, सबसे पहले तो इसको समझ लीजिए। स्ट्रेट आपको दौड़ना होता है, इसके अंदर कोई भी कर्व आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बजाय जब आप बाकी जो स्प्रिंट रेसेस की बात करते हैं, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर के अंदर भी स्टैगर देना पड़ता है। स्टैगर क्या होता है, जब हम ट्रैक इवेंट्स के अंदर कोई भी सर्कुलर शेप के अंदर दौड़ेंगे, कोई भी कर्व में दौड़ेंगे, कर्व में हमें बराबर एडवांटेज मिले, हमें बराबर मौका मिले, उसके लिए जितनी हम जो डिस्टेंस है हमारी स्टार्टिंग की उससे आगे दौड़ना स्टार्ट करते हैं, उसको हम स्टैगर कहते हैं। कैसे, समझिए। मान लीजिए जैसे कि 400 मीटर का ट्रैक है, तो सबसे पहले इसको समझना है। 400 मीटर के ट्रैक में यहाँ से अगर हम दौड़ना शुरू करते हैं, ये स्टार्टिंग लाइन है,
और यही आपकी फिनिश लाइन होगी। यहाँ से जब आप दौड़ना शुरू करके और इसको कंप्लीट कर लेते हो, ये आपकी 400 मीटर हो जाए। लेकिन 200 मीटर में अब आपकी जो स्टार्टिंग लाइन है वो क्या होनी चाहिए? तो हमेशा स्टार्टिंग लाइन आपकी चेंज हो सकती है एथलेटिक्स के अंदर, फिनिश लाइन आपकी सेम ही रहेगी। फिनिश लाइन कभी भी चेंज नहीं होगी। इसको अगर समझ गए तो आगे समझ जाओगे। अब फिनिश लाइन ये है, तो इससे पीछे जाएंगे। पीछे जाने के बाद यहाँ पर आपको 200 मीटर की स्टार्टिंग लाइन मिलेगी। 200 मीटर स्टार्टिंग लाइन, ये 200 मीटर की जो स्टार्टिंग लाइन है, यहाँ से अब खिलाड़ी दौड़ना शुरू करते हैं। तो इसके अंदर जो पहली लेन है, फर्स्ट जो लेन है, उसमें आपको कोई भी स्टैगर देने की नीड नहीं है। यहाँ से जो खिलाड़ी दौड़ेगा स्टार्टिंग लाइन का, वो फिनिश लाइन पर जब फिनिश कर जाएगा तो वो 200 मीटर दौड़ेगा। लेकिन इसके बाद में जो सेकंड लेन का जो एथलीट है, वो अगर इसके साथ ही दौड़ेगा तो उसको 200 मीटर से ज़्यादा दौड़ना पड़ेगा। उसको बैलेंस करने के लिए, उसको इक्वल करने के लिए हम स्टैगर का यूज़ करते हैं। ऐसे ही 8 एथलीट्स हैं, तो सब अगर एक ही लाइन से दौड़ेंगे, सर्कुलर शेप है, हाफ इसके अंदर अगर कर्व आएगा, तो ये जो कर्व आएगा, इसमें एक साथ दौड़ने से सभी एथलीट्स एक साथ नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि पहला जो एथलीट है जो कि फर्स्ट लेन के अंदर है और 8वां एथलीट है, उन दोनों में ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगी। पहला एथलीट 200 मीटर दौड़ेगा और लास्ट वाला जो 8वां एथलीट है वो कम से कम 220 या 240 मीटर दौड़ेगा। तो ये क्या हो गया, कंपटीशन सेम नहीं रहा। उसके लिए हम स्टैगर देते हैं। एक खिलाड़ी यहाँ से दौड़ेगा, दूसरा उसके थोड़े से आगे से, तीसरा यहाँ से, चौथा यहाँ से, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। इस तरीके से एक दूसरे के आगे वो प्लेस रहते हैं कर्व में। उनसे अगर डिस्टेंस लें तो यहाँ से लेकर 200 मीटर की डिस्टेंस उनको सेम ही मिलेगी। सभी खिलाड़ियों के लिए 200 मीटर सेम रहना चाहिए। यही हमारा मकसद होता है स्टैगर का। स्टैगर का फॉर्मूला अगर आपको पूछें तो 2 टाइप के स्टैगर होते हैं। 200 मीटर है तो 200 मीटर में हमने क्या करना है, आपका जो ट्रैक है वो हाफ यूज़ होगा। हाफ यूज़ होगा तो हम इसके अंदर देंगे हाफ स्टैगर, क्योंकि 400 मीटर का जो ट्रैक है उसमें आपने हाफ डिस्टेंस को ही कवर किया है, आधा ही कर्व आपने लिया है या फिर एक कर्व लिया है। एक 400 मीटर के ट्रैक में 2 कर्व होते हैं। अगर आप एक ही कर्व का यूज़ करते हो तो आपकी क्या हो जाएगी, हाफ डिस्टेंस हो जाएगी, आपको हाफ स्टैगर मिलेगा। हाफ स्टैगर का जो फॉर्मूला है वो होता है WN-1। ये W और N क्या हैं ये भी हम समझेंगे। WN-1 और इसको मल्टीप्लाई करना है 0.10 और इसको मल्टीप्लाई करना है पाई से। पाई की वैल्यू आपको पता होगी कितनी होती है, 22.7। और W क्या है, W हमारी जो लेन है उनकी विड्थ होती है, 1.22 मीटर होती है। N का क्या मतलब है, आप कौन सी लेन में दौड़ रहे हो, नंबर ऑफ। और 0.10 जो मीटर होता है वो क्या रहता है कि जो एथलीट है वो ये कर्व है, कर्व से थोड़ा सा डिस्टेंस में दौड़ेगा, एकदम कर्व के पास में नहीं दौड़ेगा, नहीं तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है, चोट लग सकती है पहले एथलीट के बाद में जो बाकी के एथलीट हैं। क्योंकि अपनी लाइन में दौड़ना होता है तो उनको डर रहता है कि मैं इसको क्रॉस नहीं कर दूं, तो कम से कम 10 सेंटीमीटर की वो डिस्टेंस से दौड़ेगा। तो ये जो 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है वो ये ज़्यादा दौड़ेंगे अगर इनको यहाँ पे छूट नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पे इनको 10 सेंटीमीटर की छूट दे देते हैं। उसके बाद में पाई, क्योंकि हम एक सर्कल की बात कर रहे हैं तो एक ही पाई आपको देखने को मिलेगी, पाई की वैल्यू यहाँ पर है। इस तरीके से ये अलग अलग डिस्टेंस दी हुई रहती हैं। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हर एक लाइन के लिए अलग अलग हमें स्टैगर देखने को मिलेगा। ये हाफ स्टैगर की बात हो गई। उसके बाद में एक है फुल स्टैगर का फॉर्मूला। फुल स्टैगर में सेम ही चीज़ें रहती हैं, एक चीज़ बदल जाएगी, WN-1 इंटू 0.10। यहाँ पर 0.10 सेंटीमीटर है या फिर 0.10 से वैल्यू तो सेम ही आएगी, और इंटू 2 पाई। 2 पाई इसलिए है क्योंकि ये फुल स्टैगर है। फुल स्टैगर का कहाँ पर यूज़ होगा, 400 मीटर, 800 मीटर। इसके अंदर क्या रहता है, खिलाड़ी दोनों कर्व दौड़ता है, दोनों कर्व दौड़ेंगे तो 2 पाई आ गया। W का मैंने बता दिया, 1.22 मीटर विड्थ होती है लाइन की। ये खिलाड़ी है इस लाइन के अंदर दौड़ेगा। इस लाइन के अंदर दौड़ने से क्या रहेगा, हम विड्थ को कंसीडर करते हैं, ये सबकी सेम रहती है तो इसमें कोई चेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन नंबर ऑफ लाइन से
क्या है मामला थोड़ा सा अलग हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। आई होप आप समझे होंगे हाफ स्टैगर और फुल स्टैगर को। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो गया स्प्रिंट और रिले इवेंट्स में हम स्टैगर का यूज़ करते हैं। रिले में क्यों करते हैं? क्योंकि 4x100, तो 100 आपका क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग है, और 4x400 ये भी आपका शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग या फिर 400 मीटर का इवेंट है। इसमें भी हम क्या करते हैं, स्प्रिंट इवेंट कंसिडर करते हैं इसको, इसलिए इन दोनों के अंदर यूज़ करते हैं। 100 मीटर के अंदर यूज़ करते हैं, 200 मीटर में, 400 मीटर में और 800 मीटर, इनके अंदर हम स्टैगर देते हैं। स्टैगर का यूज़ क्या होता है आपको बता दिया। अगर क्वेश्चन आए तो आपको गलत नहीं करना है, सिंपल सा यही समझना है कि स्टैगर हम इसलिए देते हैं ताकि सभी खिलाड़ियों को बराबर मौका मिल सके। बराबर मौका कैसे? क्योंकि कर्व पे दौड़ेंगे तो पहली लेन में जो एथलीट दौड़ रहा हो और 8th लेन में जो एथलीट दौड़ रहा है, उनको अब एक जैसी डिस्टेंस कवर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें स्टैगर देना पड़ता है। स्टैगर का फॉर्मूला अगर पूछें तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, WN-1 इंटू 0.10, और पाई एक बार आ रहा है इसका मतलब हाफ स्टैगर है, और पाई अगर 2 बार आ रहा है इसका मतलब हमने फुल स्टैगर दिया है। आई होप आप समझे होंगे। एथलेटिक्स MCQs के जो क्वेश्चंस थे उसमें पहला पार्ट आपका कंप्लीट होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने जो इंपॉर्टेंट थे, आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और एडवांस लेवल के भी अगर क्वेश्चंस आप देखना चाहो तो ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। और आपको इसकी जो PDF है वो स्पोर्ट्स इंजीनियर ऐप के ऊपर मिलेगी। स्पोर्ट्स इंजीनियर टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, स्पोर्ट्स इंजीनियर व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। कई बार हमें सुनने में मिलता है कि टेलीग्राम बंद हो सकता है, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिए, तैयार रहिए। ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।